नमस्कार दोस्तों। बीच में कल मैंने आपको बताया था जैसे लाइट का इश्यू था, तो भी कि हम है ना क्लास आपके लिए तत्पर है। अभी रात का टाइम है और फिर भी आपके लिए क्लास के लिए रुके हैं, सुबह शादी में जाना है। ठीक है, तो भी बच्चों का नुकसान हमें हर हाल में मंजूर नहीं है। तो दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम है और ग्राम सचिव का भी है, तो हम ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे। जो मैंने एक वादा किया था पूरा आधुनिक भारत वीडियो में कंप्लीट करवाने का, तो ये पार्ट 2 रहेगा। जहां से कल खत्म किया था वहां से ही आज हम शुरू करेंगे। वेदों की ओर लौटो, ये तो आपको पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। आगे आता है बच्चों, केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? तो 1881 में मुंबई से मराठा और केसरी समाचार पत्र किसके थे? ये बच्चों, ये आपका लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक के थे, बाल गंगाधर तिलक के थे। और आपसे पूछ लेना न्यू विल, कॉमनविल कौन सा? कॉमनविल और न्यू इंडिया, कॉमनविल और न्यू इंडिया, ये किसके थे? श्रीमती एनी बेंसेंट के थे। ये किसके थे? श्रीमती एनी बेंसेंट के समाचार थे। एनी बेंसेंट के समाचार पत्र रहेंगे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बेंसेंट के, और मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के क्या रहेंगे? समाचार पत्र रहेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, ये सबसे ज्यादा केशव चंद्र सेन, ये है ना, पूछे तो किससे जुड़े हुए थे? केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से थे, राजा राम मोहन रॉय भी ब्रह्म समाज से जुड़े थे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज आए, आत्माराम पांडुरंग आए प्रार्थना समाज आ जाएगा, सर सैयद अहमद खां आए तो अलीगढ़ आंदोलन। आगे आता है, निम्न में किस समाचार का संपादन गांधी जी ने किया था? तो बच्चों, गुजरात टाइम, मराठा, केसरी, नवजीवन। तो नवजीवन किसका समाचार पत्र था? महात्मा गांधी का। नवजीवन किसका समाचार पत्र था बच्चों? महात्मा गांधी का समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के समाचार पत्र का नाम क्या होता था बच्चों? नवजीवन होता था। तो नवजीवन किसका समाचार पत्र होता था? महात्मा गांधी का समाचार पत्र होता था। आगे पूछा जाता है बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बगाग की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों 1915 में। 1912 में जो समाचार पत्र चलाया था, अंग्रेजों ने रोक लगा दी, तो दोबारा कब चला बच्चों? 1915 में। तो ये मौलाना अबुल कलाम का समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र पूछेगा अल हिलाल, अल हलाल। तो अल हलाल कब चला था? 1912 में। अंग्रेजों के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर बच्चों इसका ही नाम चेंज करके ना 1915 में ना क्या किया गया था? तो बच्चों बे अलग बलाग, इसने ना बाद अल बलाग शुरू किया था। अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आजाद का होता था। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन बच्चों। आगे आता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के जगत में आए थे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1896-97 में इन्होंने महाराष्ट्र में कर न्यायदेव आंदोलन चलाया था। इसी के दौरान 1896-97 में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? 1896-97 में महाराष्ट्र में कर मत दो आंदोलन, महाराष्ट्र में कर मत दो आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन के चलते है ना इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। 1896-97, ये 87 लिखा गया। 1896-97 में महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर मत दो आंदोलन। और जिस दिन असहयोग आंदोलन चला ना, अगस्त 1920 में, उसी दिन ना इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये भी पूछा जा सकता है। आगे आता है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सबसे पहले संविधान बनाने की मांग भी किसने उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ही पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने की क्या उठाई थी? मांग उठाई थी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे आता है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने ना अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, इंडियन वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, इंडियन
अनरेस्ट में ना इन्हें भारतीय अशांति का क्या माना था, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय अशांति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। किसको, राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। आगे आता है बच्चों, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, वही सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खां को कहा जाता है। एक कल भी मैंने ये आपको करवाया था। और 1987 में इन्होंने भारत रत्न भी मिला था। तो खान अब्दुल गफार खान को 1987 में कौन सा रत्न दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। आगे आता है, लेडी विद लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये बच्चों क्या हुआ था, क्रीमिया के युद्ध में ना इन्होंने जो सैनिकों की सहायता की थी, तो लेडी विद लैंप ये पेपर में आता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैंप, लेडी विद लैंप ये किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऐसी महिला थी जो क्रीमिया में युद्ध हुआ था ना, जो लोग मर गए थे तो रात को लालटेन लेकर, लैंप लेकर ना उनकी इन्होंने क्या की थी बच्चों, सहायता की थी। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो ये एडोल्फ हिटलर ने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक का नाम आए तो मेरा संघर्ष रहेगा, मेन कैंफ या मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक थी, एडोल्फ हिटलर की पुस्तक का नाम आएगा। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो बच्चों द होली फैमिली ये कार्ल मार्क्स की है, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। होली फैमिली पूछे ना, होली फैमिली किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ महात्मा गांधी की हो जाएगी। हरिजन और नवजीवन ये ऑप्शन में थे, ये महात्मा गांधी की हो जाएगी। हिंद स्वराज्य भी। आगे आता है बच्चों, पश्चिम भारत में किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। ये भी पेपर में आता है बच्चों, गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है, लोक हितवादी कहा जाता है। लोक हितवादी किसे कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है बच्चों, लोक हितवादी कहा जाता है। एग्जाम में आ जाता है। लोकमान्य है ना 1896-97 में कर मत दो आंदोलन चलाया था ना, उसके लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे आता है, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक थी, अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक थी, तो लाइफ डिवाइन है ना ये अरविंद घोष की पुस्तक थी। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम आए तो कौन सा हो जाएगा, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक थी बच्चों, अरविंद घोष की पुस्तक थी। कौन सी थी, लाइफ डिवाइन। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में मराठी समाचार पत्र भारत की, यह निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था, तो बहिष्कृत भारत है ना ये मराठी में था, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत मराठी समाचार था, बहिष्कृत भारत यानी भारत का बहिष्कार। ये किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो ये 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी। ये भी पूछा जा सकता है। आगे आता है, द लोयल मोमडम ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किसका समाचार पत्र था, तो सर सैयद अहमद खां का। द लोयल मोमडन ऑफ इंडिया, द लोयल
द लोयल मुसलमान, भारत के लोयल मुसलमान, भारत के लोयल मुसलमान किसका समाचार पत्र था? सर सैयद अहमद खां का समाचार पत्र था। ये भी आ सकता है। गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र कौन सा था? 1933 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, 1933 में महात्मा गांधी का कौन सा समाचार पत्र आया था? यंग इंडिया आया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी का कब आया था? 1933 में आया था। नवजीवन भी महात्मा गांधी का था। हिंद स्वराज्य भी था। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, हरिजन, ये सारे महात्मा गांधी के थे। आगे आता है बच्चों, यंग इंडिया और हरिजन का संपादक किसने किया? महात्मा गांधी ने। एक बार आया था नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण है ना, ये दीनबंधु ने लिखी थी। अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी, ये दीनबंधु ने लिखी थी। दीनबंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नील दर्पण। ये पेपर में आता है बच्चों। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मधुसूदन दत्त ने। इसका ये लिखी किसने थी? दीनबंधु मित्र ने। ये नील दर्पण आता है बच्चों, किसकी रचना थी? तो दीनबंधु मित्र की रचना होती थी। मधुसूदन दत्त ने इसे अंग्रेजी में लिखा था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, ब्रिटिश इंडियन बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? बच्चों इसमें ब्रिटिश अत्याचारों को दर्शाया गया था। ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। 1800 जो पहली बार है ना, ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रहीमतुल्लाह खान ने जिसकी क्या की थी? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पहली बार राष्ट्रीय गान या जन गण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण दत्त ने की थी। आगे आता है रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन ये किस नाम से, ये पूछा जाता है कि जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जन गण मन है ना, सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में ना, ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ये पेपर में आ चुका है। ये जन गण मन है ना, 1912 में किस नाम से जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो जन गण मन है ना, इसी के लिए 1913 में इनको ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि पुस्तक में से लिया गया था। ये भी पेपर में आ चुका है। आगे बच्चों पेपर में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज्यादा बार रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि का संग्रह है, तो गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी है? कविताएं लिखी है। इनकी पुस्तक गीतांजलि है ना, गीतांजलि, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या चीजें लिखी है? गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी है बच्चों? कविताएं लिखी है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है अंग्रेजों द्वारा निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो बच्चों ये फांसी की सजा देखे ना, ऑप्शन के हिसाब से उठाना है। जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। तो राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीनों को फांसी की सजा हुई थी। और एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ना चंद्रशेखर आजाद को ना इन्होंने घेर कर मार दिया था। चंद्रशेखर आजाद के पास एक गोली थी, उन्होंने खुद को क्या कर लिया था? शूट कर लिया था। आगे आता है निम्न में कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो आनंद मठ है ना, ये बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ना प्रेरणा स्रोत है। तो आनंद मठ, आनंद मठ ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या रहेगा? प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा बच्चों? आनंद मठ है रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। आगे आता है बच्चों सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? तो बंगाल में ना सन्यासी विद्रोह का। ये आनंद मठ में ना बंकिम चंद्र चटर्जी ने ना आनंद मठ में किस विद्रोह का जिक्र किया था? तो ये सन्यासी, कौन से विद्रोह का वर्णन था? सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया था। किस विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, स्वतंत्रता की
कि पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो बच्चों ये तेलंगाना आंदोलन था। ये कौन सा था? स्वतंत्रता से पूर्व किसान आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन में देखा गया। तेलंगाना के विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरिया की हत्या थी। तो बच्चों सबसे पहले किसानों का विद्रोह बड़े लेवल पर किस आंदोलन में देखा गया था? तो तेलंगाना आंदोलन में विद्रोह देखा गया था, जिसमें ना मतलब बगावत कर दी थी। इससे पहले किसान है ना अंग्रेजों से डर कर रहते थे। तेलंगाना आंदोलन आ जाएगा। आगे आता है बच्चों सबसे ज्यादा पूछ निम्न में से अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को ना बच्चों अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया। अरविंद घोष को किस मामले में? अरविंद घोष ये ना गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? गरम दल। तो अलीपुर बम मामले में इनको क्या किया गया? अलीपुर बम मामले में ना इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे आता है बच्चों निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये एक अंग्रेज होता था जिसका नाम था डिज़रेली ने ना ये स्वीकार किया था। तो 1857 की क्रांति क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लेकिन अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों ने इसे क्या माना था? एक अंग्रेज को छोड़ दे बाकी है ना इसको क्या माना था? सैनिक विद्रोह माना था। और ये जो सावरकर जी ने इसको क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे किसने कहा था? वीर सावरकर जी ने कहा था। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास रहने वाले हैं। आगे आता है बच्चों लाहौर षड्यंत्र केस में किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस है ना ये भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर्ड हुआ था। और भगत सिंह ने ना बच्चों बाद में ना आपने सुना होगा आगे जो लाला जी के मौत का बदला भगत सिंह ने लिया था सैंडर्स को मारकर। तो लाहौर षड्यंत्र केस में किसका नाम आया था? भगत सिंह का नाम आया था। और इसी के कारण 23 मार्च 1931 को इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। आगे आता है बच्चों 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहां भेजा गया? तो 1908 में ना लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को कहां पर भेजा गया था बच्चों? मांडले जेल भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? मांडले जेल भेजा गया था। ये भी क्वेश्चन आ गया है बच्चों सबसे ज्यादा। और अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बच्चों विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर बोलते हैं, वीडी सावरकर। अभिनव भारत संस्था की शुरुआत किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। वीडी सावरकर ने की थी। और बच्चों अभिनव भारत वाला ये क्वेश्चन जैसे विलियम जोन्स ने ना किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में किसने स्थापना की थी? विलियम। ये सारे क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनका कलेक्शन है। वैसे कंसेप्ट वाइज ये चीजें मैंने आपको करवा रखी है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आगामी एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? ये तो शायद ही किसी को पता नहीं होगा। 23 मार्च 1931 का वो काला दिन था जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इस दुनिया को इस मतलबी दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मतलबी कहेंगे क्योंकि आज तक उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया है। आगे आता है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह ने 1926 में ना नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की क्या की थी? स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने की थी 1926 में। ये मार्च 1926 की बात है बच्चों। सहयोगी छबील दास और यशपाल शामिल थे नौजवान भारत सभा में। छबील दास इनके साथ कौन थे? छबील दास जी भी ने इनका क्या दिया था? ये छबील दास जी ने इनका क्या दिया था बच्चों? साथ दिया था। यश जी और छबील दास जी ने इनका साथ दिया था। आगे आता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में। लाला हरदयाल ने 1913 में लाला
हरदयाल ने 1913 में ना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी। और 1913 में ही ना रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल हो जाएगा। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे जिनका संबंध किस पार्टी से था? तो गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा। गदर पार्टी का मुख्यालय पूछे तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ करता था। ये ऐसे इंसान थे बच्चों, ये चाहते ना तो अमेरिका में चैन से जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ना संघर्ष को चुना था। आगे आता है, निम्नलिखित में किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला हरदयाल। क्वेश्चन बच्चों पक्का आएगा। और इनके साथ सोवन सिंह भाकना भी बच्चों इनके साथ जुड़े थे। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो ये ओरोव जनजाति है। ओरोव जनजाति ताना भगत आंदोलन ओरोव जनजाति से संबंधित था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जत्रा भगत ने की थी। 1914 में चला था। ओरोव जाति, ये जनजाति पेपर में पूछी जाती है, किस जनजाति का आंदोलन था? तो ये है ना ताना भगत आंदोलन है ना, ये ओरोव जनजाति का क्या था? आंदोलन था। ये लगान जत्रा भगत ने लगान की दरों में ऊंची वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई थी। आगे आता है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। कहां पर चलाई थी? जो बैरकपुर पश्चिम बंगाल वाले एरिया बैरकपुर छावनी में पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने चलाई थी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दी गई? 29 मार्च को गोली चलाई। 29 मार्च 1857 को गोली चलाई थी 34वें रेजिमेंट में। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी बच्चों? फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। एग्जाम में आ चुका है बच्चों। 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। अंग्रेजों ने इसे महज एक सैनिक विद्रोह माना था, लेकिन अंग्रेज एक था जिसने इसको क्या कहा था? डेरी जो अभी आपको पढ़ाया, उसने इसको क्या माना था? उसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। और वीर सावरकर ने इसको क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। ये क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ था? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या हो गया था? अंत हो गया था। और 1858 का अधिनियम आया था। अब है ना भारत का शासन सीधा ताज के अधीन चला गया था। किसके अधीन चला गया था? ताज के अधीन चला गया था। आगे आता है बच्चों, 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। वैसे आपसे पूछा जाए ना कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह तो औरंगजेब था। लेकिन अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह पूछे तो वो तो आपका औरंगजेब हो जाएगा। लेकिन अंतिम बादशाह पूछे ना, वो बहादुर शाह जफर हो जाएगा आपका। 1857 की क्रांति में जिन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के टाइम में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड मत लगाना, कैनिंग था। और इससे यही बच्चों भारत का क्या बन गया? पहला वाइस राय बन गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइस राय कौन था? तब भी आपका लॉर्ड कैनिंग रहेगा। कौन सा रहेगा? लॉर्ड कैनिंग रहेगा। आगे आता है बच्चों, 1857 के विद्रोह पेपर में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और क्रांति की तारीख रखी गई थी 31 मई 1857। और कमल और चपाती इस क्रांति का क्या होता था? प्रतीक चिन्ह होता था। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? पेपर में आता है नाना साहिब ने। कानपुर का नेतृत्व लखनऊ का बेगम हजरत महल। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और रेवाड़ी का राव तुलाराम ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दिल्ली का ना सैनिकों का तो वक्त खान ने किया था, और वैसे बहादुर शाह जफर ने किया था। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो दोनतू पंथ। ये पेपर में कई बार आ गया। दोनतू पंथ नाना साहब का क्या होता था? दूसरा नाम होता था। आगे आता है, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विस
सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो सिविल सर्विस का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है बच्चों? कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आगे आता है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व सत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो बच्चों ब्रिटिश अब यानी भारत का ताज ब्रिटिश ताज के अधीन कब हुआ? 1858 में हुआ। और किस क्रांति का नतीजा था बच्चों? 1857 की क्रांति का क्या था? नतीजा था। ये आता है बच्चों, सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। इलाहाबाद से घोषित किया गया था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पड़े महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा लिया गया। यानी कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो आपसे प्रॉपर पूछे ना, तो कंपनी के शासन का अंत 1 नवंबर 1858 को कंपनी के शासन का अंत हुआ। ये घोषणा कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। और इसके बाद है ना, इसके अधिनियम के तहत कंपनी का शासन अंत हो गया। रियल में कंपनी का शासन 1757 से 1857 था, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही शुरुआत हुई थी। और वैसे 1600 से लेकर 1857 तक कंपनी का शासन का था। ये घोषणा इलाहाबाद के पार्क से हुई थी। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब। तो टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। टीपू सुल्तान तो उस टाइम था ही नहीं। 1799 में टीपू सुल्तान का चौथे आंग्ल में सूर्य युद्ध में मृत्यु हो गई। जिंदा होते तो जरूर लड़ते। निम्नलिखित में 1857 के गदर से संबंधित नहीं है तो कौन हो जाए? नाना साहिब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो निम्न में किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? तो सिपाहियों का विद्रोह या 1857 की क्रांति। इसमें कंपनी के शासन का क्या हो गया था? अंत हो गया था। ये सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको करवाए हुए हैं। यहाँ पर स्पीडली आपका ना एक सारा का सारा सीक्वेंस में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि है ना ग्राम सचिव और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए ये रामबाण, कोई भी एग्जाम दे देना जिसमें जीके आएगी तो उसके लिए ये रामबाण रहेगा। आगे आता है, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी कपड़े पहनकर कौन गए थे? ये बच्चों इंपीरियल, ये पूना सार्वजनिक सभा में के गणेश वासुदेवन जोशी, ये जीबी जोशी गए थे 1877 में इंपीरियल हॉल में। 1877 में अंग्रेजों का इंपीरियल हॉल में ना खादी कपड़े जीवी जोशी है ना कौन से कपड़े पहनकर चले गए? खादी कपड़े। तो इंपीरियल, वैसे खादी का नाम आते लोग महात्मा गांधी की ओर जाते हैं। तो 1877 की बात है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो उस टाइम इतने एक्टिव नहीं थे। तो कौन गए थे? जीबी जोशी गए थे। ये पेपर में आए। इनका पूरा नाम है ना बच्चों गणेश वासुदेवन जोशी था। विक्टोरिया हॉल कल में चले गए थे गणेश वासुदेव जोशी। श्री गणेश वासुदेवन जोशी इनका पूरा नाम था। विक्टोरिया हॉल जो कलकत्ता में, उसमें ना ये सूती बस्ते कपड़े हाथ से जो काते गए कपड़े पहनकर चले गए थे। आगे आता है, भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो 1793 में ना कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। इसमें कहा गया कि 11 बटा भूमि का एक हिस्सा रखा गया कि 10 बटा 11 है ना जमींदार अंग्रेजों को देंगे, 1 बटा 11 खुद रखेंगे। और उस 1 बटा 11 के चक्कर में ना अंग्रेजों ने बच्चों जमींदारों ने क्या किया? किसानों को मारना शुरू कर दिया। तो ये भी बच्चों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या होता था? हिस्सा होता था। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आएंगे। आगे आता है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? तो थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की रैयतवाड़ी ये बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त पूछे तो कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी की मुनरो एग्जाम में आ जाएगा। आगे आता है बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? मुनरो ने लागू की थी। मद्रास में 1820 से 27 के बीच में ये गवर्नर रहे थे। ठीक है, ये कहते हैं 30 वर्ष तक चली थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बच्चों बंगाल का गवर्नर पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत का
पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम वैसे आजादी के बाद पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन था, और एकमात्र भारतीय सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ये भी वीडियो मैंने डाली हुई है, देख लेना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बने थे। कब बने थे 1774 में? कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे रियल में। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो ये बच्चों वाणिज्यिक और प्रशासनिक नियंत्रण, यानी व्यापार करने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण। अंग्रेज है ना बच्चों, अपने फायदे के लिए रेल लेकर आए थे, ये ना चाहते थे वाणिज्यिक यानी और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ये रेल अंग्रेज भारत में लेकर आए थे। डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। पहली रेल ब्लैक ब्यूटी मुंबई से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो ये एग्जाम में पेपर में पक्का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। आगे आता है बच्चों, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम में इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने। पहले सिविल सर्विस परीक्षा थी ना, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पहले सिविल सर्विस होती थी ना, वो अंग्रेजों के लिए होती थी, और इसमें भारतीयों को सिविल सर्विस, ये पूछेगा सिविल सर्विस में भारतीयों को सिविल सर्विस में ना, सिविल, ये पेपर में बच्चों बहुत बार आएगा, सिविल सर्विसेज में ना भारतीयों को प्रवेश लेने की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने दी थी। रेलवे का भी इसको क्या कहा जाता है? पिता। लेप्स की नीति का भी इसको क्या कहा जाता है? जन्मदाता। सबसे पहले सतारा को लेप्स की नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था? सतारा को मिलाया गया था। ये पेपर में बच्चों पक्का पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। आगे आता है, भारतीय सिविल सेवा में प्रथम कौन भारतीय था जिसने सिविल सेवा सफलतापूर्वक की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सिविल सर्विस क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पेपर में पक्का आता है बच्चों। सबसे पहले सिविल सेवा में चुने जाने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में, बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में। तो 1863 में सिविल सेवा किसने पास की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास की थी, और 1869 में आगे है ना बच्चों बाद में पास कर ली गई। इन्हीं का जो एक निजी दोस्त हुआ करता था, तो इन दोनों दोस्तों का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता हुआ करते थे, ठीक है। आगे आता है, निम्नलिखित में बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बच्चों विलियम बेंटिक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा पर रोक लगाई थी? तो विलियम बेंटिक ने। ठगी प्रथा आए, सती प्रथा आए, ठगी प्रथा आए, रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने क्या लगाई थी? रोक। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और पहला वाइसराय कौन था? भारत का लॉर्ड कैनिंग था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आगे आता है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसराय कौन था? तो कैनिंग था। क्राउन यानी जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हमारा शासन चला गया, किसके समय में? तो कैनिंग के समय में गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेप्स की नीति का जन्मदाता कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। सबसे पहले पूछा जाएगा किसको? सतारा को मिलाया गया था 1848 में, ठीक है। किस गवर्नर जनरल को हड़प की नीति का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। आगे आता है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति? तो डलहौजी दोबारा आ जाएगा, घुमा फिरा के आ रहा है, ठीक है। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? सतारा, झांसी, नागपुर, पंजाब। तो पंजाब को मतलब इस नीति के तहत नहीं मिलाया गया। पंजाब पर अंग्रेजों ने क्या किया था? आक्रमण किया था, 1849 पर नियंत्रण कर लिया था। आगे आता है बच्चों,
सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा 1853। टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राम टेलीग्राफ लाइन टेलीग्राफ लाइन 1853 में कलकत्ता से लेकर कहां तक बिछाई गई थी? आगरा के मध्य बिछाई गई थी। आगे आता है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और एकमात्र भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। आगे आता है निम्नलिखित में किस कार्य का श्रेय डलहौजी को नहीं जाता? तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, डलहौजी को ना इसमें ना पूछा जाएगा किसका श्रेय नहीं जाता, तो आंगल में सूर्ययुद्ध को जीतने का श्रेय नहीं जाता। चौथा आंगल में सूर्ययुद्ध वेल्जली ने जीता था, और सतारा को भी मिलाया था, पंजाब को भी मिलाया था। तो ये चीजें सारी की सारी एग्जाम में आ जाएगी। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो माउंटबेटन के टाइम में भारत को क्या मिली थी बच्चों? आजादी मिली थी। तो भारत किसके टाइम में आजाद हुआ था? माउंटबेटन के शासन काल में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे सी राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी के उपनाम से जाना जाता था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आए तो भी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो है लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम पूछे तो सी राजगोपालाचारी, क्योंकि बाद में 24 जनवरी को इसका पद किसने ले लिया था? राष्ट्रपति ने ले लिया था। आगे आता है बच्चों, कर्जन को सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों से संबंध था। तो कर्जन ने कहते हैं बच्चों कृषि सुधार सबसे ज्यादा किए थे। वैसे तो कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, लेकिन कर्जन को किसके लिए जाना गया था? कृषि सुधार के लिए जाना गया था। सिंचाई डिपार्टमेंट की भी उन्होंने क्या की थी? कर्जन ने शुरुआत की थी। ये भी पेपर में बच्चों पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया था, कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में कौन सी घटना नहीं घटी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ, वो लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ था। और कर्जन के टाइम में द्वितीय दिल्ली दरबार भी लगा था, बंगाल विभाजन भी हुआ था, पुरातात्विक विभाग की भी क्या हुई थी? कर्जन के टाइम में स्थापना हुई थी। आगे आता है बच्चों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो विश्वविद्यालय अधिनियम भी कर्जन ने पारित किया था। विश्वविद्यालय अधिनियम भी पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर्जन के टाइम में हुई थी। बंगाल विभाजन का गलत कदम था, बाकी कृषि कार्यों के लिए कर्जन जाना गया था। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के समय वायसराय कौन था? तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया, तो कर्जन आंसर हो जाएगा। आगे आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी, और उसी के चलते उन्हें स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। कारखाना अधिनियम भी लेकर आए थे कि इतने साल से कम बच्चे फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्हें उदारवादी रिपन भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन आ गया। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा की शुरुआत हुई थी? मुंबई से कहां तक बच्चों? थाने तक हुई थी। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित कब आया था? तो 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना बच्चों, ये नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा एग्जाम में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निम्न में किस से स्थापित किया गया? नियंत्रक बोर्ड स्थापित किए गए थे। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में नियंत्रक बोर्ड स्थापित किए गए थे, नियंत्रण रखने के लिए। आगे आता है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 का जो एक्ट था ना, उसके तहत कलकत्ता में ना क्या बना गया? कलकत्ता में हाई कोर्ट की क्या की गई थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एलिजाबेथ इम्पे, आपने सुना होगा, पहले न्यायाधीश हुआ करते थे। आगे आता है, किस चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत है ना, अंग्रेजों का चीन के साथ है ना व्यापार क्या हो गया? 1873 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों का चीन के साथ व्यापार का क्या हो गया था बच्चों? व्यापार एकाधिकार क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। आगे आता है बच्चों, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो 1909 के मार्लेमेंटो, 1909 में जो मार्लेमेंटो सुधार आया था ना, इसे सांप्रदायिक माना जाता है, क्योंकि इसने ना
मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की इसमें क्या दी जाती है, आजादी दी जाती है कि मुसलमान भी आज के बाद अलग से क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आगे आता है बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा कि भारत में प्रांतों में स्वायत्ता शुरू की गई थी। तो ये बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ये प्रांतों में स्वायत्तता कब दी गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये ऐसा संविधान था भारत का जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। आगे आता है 1919 में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था ना, इसमें बच्चों कहा गया, सिख भी 1909 में मार्लिमेंटो सुधार में तो कहा गया कि अंग्रेज है ना वो उन्होंने ऐसा किया कि भारत की हिंदू और मुसलमान अलग चुनाव लड़ेंगे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने कह दिया सिख भी अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो द्विशासन की धारणा कब लागू हुई थी, 1919 के अधिनियम के तहत। ये पेपर में आ चुका है बच्चों। आगे आता है द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आया था, तो द्वैध शासन या दोहरी शासन प्रणाली द्वैध शासन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद आया था। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था, तो ये चेम्सफोर्ड के काल में ये चेम्सफोर्ड के 1919 में कौन सा एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया था, काला कानून। ये पेपर में आ गया, ये चेम्सफोर्ड के टाइम की घटना है। कौन सा एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया था, इसे काला कानून कहा गया था। इसमें ना अपील ना वकील और ना दलील का अधिकार था, यानी शक के आधार पर किसी को क्या किया जाता था, इसमें गिरफ्तार किया जाता था। आगे आता है बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित होता था, ये साइमन कमीशन पर आधारित होता था। ये बच्चों साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ना आधारित कौन सा एक्ट आया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। साइमन कमीशन है ना बच्चों 1927 में नियुक्ति हुई थी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ना कौन सा एक्ट आया था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक्ट आया था। कब आया था, 1935। और मैंने बताया है ऐसा संविधान था भारत का जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा ना तो 395 में से 250 अनुच्छेद यहाँ से उठा लिए जाएंगे। आगे आता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था, ठीक है। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष घोषित की गई थी, 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था, 1946 में बच्चों संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का 1946 में क्या किया गया था, गठन किया गया था। आगे आता है बच्चों पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय ने किस वर्ष निर्वासित होकर मांडले जेल भेजा गया, 1907 में भेजा गया, लाला जी को मांडले जेल भेजा गया। बाल गंगाधर ये जो तिलक को भी मांडले जेल की क्या हुई थी, सजा हुई थी। लेकिन लोगों के लोकप्रियता देख या जन आक्रोश को देखकर लाला जी को रिहा करना पड़ गया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है, स्वशासन। ये आता है दादा भाई नौरोजी के दौरान स्वराज्य का अर्थ क्या है, तो स्वशासन है, स्वशासन। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय भी दादा भाई क्या थे, नौरोजी थे। आगे आता है गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो गांधी जी ने जो बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था ना उसका उद्देश्य था बच्चों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या होता था, कुटीर उद्योगों को क्या देना बच्चों, प्रोत्साहन देने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरोजनी नायडू कहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, एम मोहम्मद अली जिन्ना पूछे तो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। वीर सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, वीर सावरकर का संबंध हिंदू महासभा से था। और वीर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना की थी जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। ये भी पेपर में आ चुका है। आगे आता है गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी,
थी? तो सत्य, अहिंसा, धर्म। और गांधी जी की ये है ना बच्चों 3 शिक्षाएं महत्वपूर्ण थी, सत्य, अहिंसा और धर्म। पक्का पेपर में पूछा जाता है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत को डोमिनियल स्टेट किस तारीख को मिला? तो डोमिनियल स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947 भारत को डोमिनियल स्टेट का दर्जा, ये पेपर में आ चुका है कलरक वाले में। डोमिनियल स्टेट का दर्जा कब दिया गया भारत को? तो 15 अगस्त 1947 को डोमिनियल स्टेट का दर्जा किसको दिया गया? भारत को डोमिनियल स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला था। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, ओएमसी केलकर। और स्वराज्य पार्टी कब बनी थी? 1923 में ना मोतीलाल नेहरू, एमसी केलकर और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। और ये जो विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 में चुना जाना स्वराज्य पार्टी की सबसे बड़ी क्या थी? जीत थी। आगे आते गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? कुटीर उद्योगों के गांधी जी क्या थे? सच्चे समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने कहा था विदेशी वस्तुओं का हमें प्रयोग नहीं करना, तो कुटीर उद्योग आ जाएगा। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनी? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसी की विफलता पर स्वराज्य पार्टी बनी थी। सीआर और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी किसके लिए? असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। बिल्कुल। मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे? तो ये किसके थे? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। एक बार आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किस राशि के थे? तो बच्चों देखो वृश्चिक राशि, ये भी क्वेश्चन आ गया। वृश्चिक राशि, पंडित जवाहरलाल नेहरू की राशि तक से क्वेश्चन आ गया। अब क्या हो यार, कमाल हो गई है इनकी वृश्चिक राशि। ठीक है, आगे आता है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए शुरू हुआ था? तो ये भारत का भावी संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। एक तो भारत का भावी संविधान बनाने के लिए और एक है ना महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाने के लिए ये शुरू हुआ था। आगे आता है बच्चों 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों को कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो 1927 में ना जवाहरलाल नेहरू गए थे, ब्रुसेल्स गए थे। 1927 में जवाहरलाल नेहरू भारतीयों की तरह से ब्रुसेल्स गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? ब्रुसेल्स में ना अधिवेशन में किसने भाग लिया था? पंडित नेहरू ने भाग लिया था। ये 1927 का ब्रुसेल्स अधिवेशन पूछा जा सकता है। दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेहरू ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगी। भारतीय महिला पूछे तो श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएगी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस टाइम जो वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे और ये इसके जो मतलब संस्थापक माने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी आ जाएगा। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट थी। भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। जब माउंटबेटन यानी भारत विभाजन के टाइम में या भारत की आजादी के टाइम में जेबी कृपलानी थे। पाल लाल का प्रमुख नेता थे, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। पार्टी पूछे तो इनकी कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी, नरम दल। तो पार्टी कांग्रेस थी, दल पूछे तो गरम दल था। आगे आता है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की, क्योंकि 1938 में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में गांधी जी ने इनके सामने एक उम्मीदवार खड़ा किया, पटादी सीतारामैया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पटादी सीतारामैया को हरा दिया। तो गांधी ने कहा सीतारामैया जी की हार मेरी अपनी हार है, मैं इस्तीफा देता हूं। तो इन्होंने गांधी को समझाया आप इस्तीफा नहीं दीजिए, मैं देता हूं। तो बच्चों उस टाइम कांग्रेस के पद को ठुकराना मतलब प्रधानमंत्री के पद को ठुकराना था। कांग्रेस के पास शक्तियां थी, तभी तो हम नेताजी को सैल्यूट करते हैं, इतने बड़े पद को उन्होंने ठोकर मार दी थी। तो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आप सोच रहे हो सर इतना स्पीड से क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये मैंने आपको कोर्स में करवा रखे हैं दुरीना पे, जो मात्र 399 का कोर्स है। उसमें इंडिया जी के कंप्लीट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न
पॉलिटिकल ज्योग्राफी और कंप्लीट हरियाणा जीके, तो उसमें सारे की सारी मिलेगी। जीके भाई प्रदीप सर की प्लेलिस्ट में भी रहेगी, मॉडर्न इंडिया रहती है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे आता है बच्चों कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे आता है आजाद हिंद सरकार का संस्थापक कौन था, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी, तो ये याद कर लेना बच्चों। निम्नलिखित में किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना का वास्तविक श्रेय जाता है, तो वास्तविक श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। वैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, तो ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे आता है बच्चों 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, मणिपुर में लहराया था। 12 अप्रैल 1944 को ना मणिपुर की धरती पर ना लाल ये जो तिरंगा फहराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये पेपर में एक बार नहीं बहुत बार आ गया बच्चों। एक बार आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72। दांडी मार्च में 78 यात्रियों ने भाग लिया, उसमें वेब मिलर एक अमेरिकी यात्री था। आगे आता है वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था, A.O. हयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन होते थे बच्चों, A.O. हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होते थे, संस्थापक होते थे। आगे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंधित आंदोलन में किसने शुरुआत की थी, तो A.O. हयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था बच्चों, A.O. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया था, गठन किया था। आगे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव पूछे तो भी A.O. हयूम होगा, पहला अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक बार बार आए A.O. हयूम, तो ये पूछा जाता है A.O. हयूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये गलत है। बाकी उसने स्थापना भी की थी और वो है ना इटावा के रिटायर्ड डीसी थे, ये सारे सही है। निम्नलिखित में किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तीनों चलाए थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान चला था। आगे आता है खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध, तो बच्चों जब है ना प्रथम विश्व युद्ध चला था तो 1914 में ना अंग्रेजों ने कहा था हम टर्की के खलीफा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, और जब उन्होंने बुरा व्यवहार किया ना तो मुसलमानों ने कौन सा आंदोलन चला दिया था, खिलाफत आंदोलन चला दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ, तो बच्चों ये लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे और 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। तो कांग्रेस में फूट 1907 में पड़ी और 1916 में एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में। आगे आता है बच्चों से निम्नलिखित में किस, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान नाम किसने दिया था, चौधरी रहमत अली, और 2 राष्ट्र का फार्मूला मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था और पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाई, और पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो हमारे करनाल से थे लियाकत अली, ठीक है, याद कर लेना बच्चों। 1916 में ये हो गया। मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और ये एक हुए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल में फूट कब पड़ी, 1907 में। सूरत अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस में बंटवारा कब हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। सबसे पहले ये पूछा है कौन सी घटना हुई थी, तो सबसे पहले बच्चों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का ब्रिगेडियर कौन सा था, तो इसमें जनरल डायर ने उस टाइम निहत्थे भारतीयों पर क्या चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध
प्रदर्शन करते हुए नृत्य लाठियां चलाई गई। तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी पर क्या चली थी बच्चों, लाठियां चली थी। आगे आता है पूना पैक्ट 1932 किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट ने ही बच्चों, इसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले हरिजन का प्रयोग किया था और आरक्षण शब्द है ना पूना पैक्ट से ही निकल कर आया। ये सारे क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट एज इट इज आएंगे। आज नोट्स बना लेना, आज स्पीड से सिलेबस करवाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों शादी में जाना है, रात का बहुत लेट हो गए हैं, फिर भी है ना आपके लिए बच्चों ये क्लास है ले रहा हूं क्योंकि है ना आपका सिलेक्शन हमारे लिए मैटर रखता है। और चीजें है ना सेकेंडरी चीजें हो सकती है, प्राइमरी चीज आपका सिलेक्शन रहेगा। पूना समझौता 1932 है, किसके बीच में, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले थे। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब की गई, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चला। भारतीय पूछे तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था पूना में, और मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था। आगे आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आगा खान ने 1906 में। आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में हुई थी। 1905 में जो बंगाल विभाजन था उसका परिणाम था मुस्लिम लीग। आगे आता है फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने ना 1905 में भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना, सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसने की थी। ये एग्जाम में बच्चों पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसे भारत सेवक समाज है या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ज्यादा बच्चों सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आता है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जनक कौन थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना ये 1905 में की गई थी। पेपर में पक्का गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु है ना वो महादेव गोविंद रानाडे थे। ये क्वेश्चन बच्चों जो आपको करवा रहा हूं ना ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना बच्चों। आज स्पीड से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सिलेबस आपको करवा दिया गया ये। आगे आता है बच्चों ये जो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। और जो दांडी मार्च है ना वो बच्चों साबरमती आश्रम से ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। आगे आता है कलकत्ता मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए किसके टाइम में, तो बच्चों ये कैनिंग के टाइम में कलकत्ता मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय किसके टाइम में स्थापित किए गए थे, कलकत्ता ये कैनिंग के टाइम में। इसके टाइम में ये हाई कोर्ट एक्ट भी आया था उसके तहत बच्चों। आगे आता है कलकत्ता बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1861 में। किसके टाइम में की गई, कैनिंग के टाइम में। और कब की गई थी, 1861 में की गई थी। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय माना जाता है। 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था इसने। आगे आता है बच्चों बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे, ये याद कर लेना। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके ना बहुत दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले के महादेव गोविंद रानाडे थे। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आगे ये कलरक के एग्जाम में भी आया था, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में, तो ये बच्चों सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन। 1905 में ना चिटगांव ये बांग्लादेश में है, चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में किया गया, तो मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया, मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। एग्जाम में सर पानी दे दोगे क्या, किसके नेतृत्व में किया गया, मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में, वैसे ये हमला है ना कब हुआ था, 1930 में ये हमला हुआ था। ठीक है, तो ये 1905 में वो बंगाल विभाजन है, ये हमला कब हुआ था, 1930 में ये हमला
एग्जाम में ये क्वेश्चन कलरक के एग्जाम में आया था। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके टाइम में हुआ था? मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों ये। आगे ये भी क्वेश्चन आपका आज हो चुका है। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी हो गए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। बहुत बार इसीलिए महात्मा गांधी को भगत सिंह का हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी। इसीलिए ना भगत सिंह को का हत्यारा किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को माना जाता है। आगे आता है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें गांधी भाग लेने गए। प्रथम 1930 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। गांधी एक में गए 31 में, और इसमें ब्रिस्टल चर्चिल ने उन्हें अर्धनंगा फकीर कहा। और ये दोनों है ना बच्चों, तीनों में अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर है ना, कितने गए थे? तीनों में कौन गए थे? अंबेडकर साहब गए थे। ये क्वेश्चन है ना बच्चों डायरेक्ट है ना एग्जाम में आ चुके हैं, और आगामी एग्जाम में भी बच्चों ये क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज की क्लास है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप मैक्सिमम बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाना। और जो दिल्ली पुलिस ग्राम सचिव के बच्चों के लिए, वैसे तो एनटीपीसी कोई भी एग्जाम दे देना जिसमें जीके आती है उसके लिए क्लास है, ये मास्टर क्लास रहने वाली है। आगे आता है बच्चों, सबसे उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषा के आधार पर? तो बच्चों वो फजल अली आयोग। ये तो बहुत बार करवा दिया। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग था। ठीक है, और भाषा के आधार पर बच्चों बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। आगे आता है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बच्चों केरल में बनी थी। यानी पहली बार है ना गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में। और पहली बार पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे ना, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन कोई राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। आगे आता है, 1937 में कांग्रेस ने क्या हुआ था? 1937 में ना चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानमंडल का। तो 1937 में ना ये पूछना चाहता है कि हरियाणा और पंजाब में किसकी सरकार बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी 1937 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। आगे आता है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टोल्स्टॉय। महात्मा गांधी के जीवन पर किन की रचनाओं का प्रभाव था? तो लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय से ना महात्मा गांधी क्या होते थे? सबसे ज्यादा महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे बच्चों? लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि गांधी जी की रचना लियो टोल्स्टॉय हो गया। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला का अभ्यास रूप कहाँ से सीखा था? तो दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने ना सत्याग्रह कहाँ से सीखा था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और भारत में पहला सत्याग्रह पूछे ना तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था। ये बस मैक्सिमम 20 मिनट सर। ये एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल हो गया, बहुत सही है। ठीक है, आगे आता है बच्चों, सबसे सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और पहली बार प्रयोग कहां पर किया? दक्षिण अफ्रीका में। आगे आता है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से फेंका गया था? ये बच्चों वैसे है ना, ये महात्मा गांधी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने गए थे। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे महात्मा गांधी। 1893 में ना महात्मा गांधी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने गए थे, और डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ना, तो बीच में ना जो श्वेत लोग हैं उन्होंने महात्मा गांधी को पटरी से फेंका था। तभी तो महात्मा गांधी इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अफ्रीका में भी उन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह की क्या की थी बच्चों? शुरुआत की थी। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बच्चों। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपसे आगामी एग्जाम में भी आएगा। तो डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी में डिब्बे में यात्रा
यात्रा कर रहे थे तो फेंक दिया गया था गांधी जी को। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन गया था? तो ये बहुत बड़े गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, इसीलिए गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिलने कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु। आगे आता है 1918 में महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच में सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां पर पूछे? तो अहमदाबाद। मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था। 1917 में चंपारण हुआ था। आगे आता है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 19 सत्याग्रह आंदोलन वैसे तो है ना 1917 में चंपारण से शुरू हुआ, रियल में 1919 में जो रोलेट एक्ट हुआ था ना उसके विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह किया था। रियल में 1919 है, वैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत हो गई थी और चर्चा में 1919 वाला आया था। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? चंपारण से। 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था चंपारण, और राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया और गांधी जी की राजनीति में एंट्री हुई थी। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? बेलगांव, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने 1924 में ना बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने आज तक क्या लिया था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अगर आए कितने बार अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? एक बार की, 1924 में की थी। आगे आता है बच्चों महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वही है, इसका दूसरा नाम क्या था? दांडी मार्च था, कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? तो ये दांडी में समाप्त हुआ था। कहां पर समाप्त हुआ था? इसीलिए इसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। ये याद कर लेना, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक महात्मा गांधी किसको माना करते थे बच्चों? खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना करते थे। महात्मा गांधी किसको माना करते थे? खादी को माना करते थे। आगे बच्चों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने, ये बिल्कुल हो गया ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों निम्नलिखित में से ना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 1930 में। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946। ये याद करने हैं बच्चों आपको। आगे निम्नलिखित में से ये बताना है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। आगे आता है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? तो पटादी सीतारामैया को हराया था। और गांधी को बाद में इस्तीफा छोड़ करना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB एलेक्जेंडर थे। भारत में कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? ये शक्ति के अंतकरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए, यानी संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। महात्मा गांधी के अनुसार सबसे शक्तिशाली बल किस में है? वीर की अहिंसा में। महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। आगे आता है बच्चों गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? असपृयता। महात्मा गांधी ने कहा था कि असपृयता कभी भी नहीं होनी चाहिए, कोड कहा था छुआछूत को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन भारतीयों को शामिल करने के लिए आया था। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था कि ऐसा चेक दे दिया गया जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। आगे आता है अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। प्रॉपर पूछे 8 अगस्त 1942। इसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहकर आंदोलन की मतलब बागडोर संभाली थी। और अरुणा आसापल्ली ने, पंचकुला जो हरियाणा से थी, उन्होंने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो अगस्त, ये भारत छोड़ो आंदोलन महीना पूछे तो किस में शुरू हुआ? अगस्त। क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया? बलिया।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार है ना, एक जगह है बलिया, 1942 में ना समांतर सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ गया। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी, तो सरोजनी नायडू। किसी भी, ये यूपी की पहली क्या बनी थी बच्चों, सरोजनी नायडू राज्यपाल बनी थी। ये पेपर में पक्का, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया, चोरा चोरी की घटना के बाद में कौन से पार्टी का गठन हुआ था, स्वराज्य पार्टी का, 1923 में विफलता के बाद। आगे आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अधिवेशन में पारित किया, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। और एक विशेष अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आगे आता है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों को समर्थन मिला था, तो असहयोग आंदोलन को। और असहयोग आंदोलन के दौरान पहला मुसलमान गिरफ्तार होने वाला मोहम्मद अली जिन्ना थे। सत्याग्रह 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से है, तो सत्याग्रह में असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। असहयोग नहीं करना, आज्ञा नहीं माननी, और अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। आगे आता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया, यानी नमक कानून भी कहा जाता है। नमक कानून को वापस लेने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसका उदाहरण था, तो ये सविनय अवज्ञा, यानी आज्ञा का पालन नहीं करना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नमक सत्याग्रह आए तो भी 1930 में इसी का नाम था। तो इसका हिस्सा क्या था, सविनय दांडी मार्च कह लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लो, एक ही बात है। आगे आता है, नमक कानून उल्लंघन, गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, नाम क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ, लाहौर अधिवेशन में, जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम आने वाली 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। तो पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ये भी आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी थी, लाहौर अधिवेशन में उठी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की क्या उठी थी, मांग उठी थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर, यानी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। एक है सर्वोदय और भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान यानी भूमि का दान, ये आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछे तो 1940 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, ये याद कर लेना। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी। सर्वोदय और भूदान, इसके मतलब संस्थापक तो महात्मा गांधी थे, लेकिन भूदान आंदोलन शुरू किसने किया था, विनोबा भावे ने। आगे आता है, कोलंबस है ना कहाँ का था, ये बच्चों वैसे है ना, ये जिनोवा, अमेरिका में एक महाद्वीप है जिनोवा। ये 1400, आपने सुना होगा 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाला कोलंबस जिनोवा का प्रसिद्ध क्या होता था, एक नाविक होता था। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस है ना भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन दिक्सूचक उसका क्या हो गया था, खराब हो गया था। आगे आता है बच्चों, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है, तो हस्तक्षेप, हस्तक्षेप एक हस्तक होता है, हस्तक्षेप होता है, एक हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप का अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों को हटा देना। जैसे बच्चों मैं कह दूं कि 4 में से, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल वाले थे ना, 20 मांगे रखते अंग्रेज, उनकी ना 3 मांगे मांग लेते, उसी को हस्तक्षेप कहा जाता था। आगे आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। 1916 में ना BHU के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और ये वादा निभा दिया है। और हमने बच्चों की एक ही वीडियो में, जो वीडियो टेक्निकल कारण से बीच में रुक गई थी, फिर दोबारा शादी में जाना था, फिर भी आपके लिए यहाँ पर हम है। तो मैंने टेस्ट सीरीज के हिसाब से दिल्ली पुलिस ग्राम सचिव के लिए एंशिएंट इंडिया धुरीना ऐप के कोर्स में आपको डलवा दी है। डेली एंशिएंट इंडिया की क्वेश्चन
और मिडवल की भी कल सुबह डल जाएगी, कल मिडवल की भी मिल गई है, मॉडर्न, यानी तीनों के तीनों वीडियो आपको दिलवा दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत है आप भी करोगे, और परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि आप जॉब लग जाओ। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।